नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूजन मैकेनिक्स राम यूट्यूब चैनल पर। आज हम मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन का जो आरजीपीवी में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मई 2022, 23, 24 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आरजीपीवी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस इन मशीन कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन मटेरियल्स। आरजीपीवी मई 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। जब किसी मशीन पर लोड लगाया जाता है तो स्ट्रेस पूरे भाग में समान रूप से नहीं फैलता। जहां जियोमेट्रिक अचानक बदल जाती है वहां स्ट्रेस बहुत अधिक हो जाता है। इसी को स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। इसके मुख्य कारण होते हैं होल्स। यदि किसी प्लेट में होल बना दिया जाए तो होल के आसपास स्ट्रेस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल बोल्ट होल, रिवेट होल। सेकेंड है शार्प कॉर्नर। यदि कंपोनेंट में तेज किनार या शार्प कॉर्नर हो तो वहीं स्ट्रेस अधिक हो जाता है। अगला है कीवे। शाफ्ट में कीवे काटने से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। स्ट्रेस कीवे के आसपास कंसंट्रेट होता है। थ्रेड्स। बोल्ट्स और स्क्रू के थ्रेड्स की रूट पर स्ट्रेस सबसे अधिक होता है। इसी कारण कई बार बोल्ट यहीं से टूटता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन के नुकसान क्या होते हैं। कंपोनेंट्स जल्दी फेल हो जाते हैं, फटीग फेलर हो जाती है, क्रैक बनने की संभावना बढ़ जाती है, मशीन की लाइफ भी कम हो जाती है। जहां जियोमेट्री अचानक बदलती है वहीं स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फिनोमेना इंटेंशन एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल। आरजीपीवी मई 2024 में क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन टेंशन क्या होता है। जब किसी मशीन कंपोनेंट पर टेंशन लोड यानी खींचने वाला बल लगाया जाता है तो सामान्यतः स्ट्रेस पूरे भाग में समान रूप से वितरित होना चाहिए। लेकिन यदि कंपोनेंट में होल, नोच, कीवे, ग्रूव या अचानक सेक्शन चेंज हो तो स्ट्रेस उस स्थान पर बहुत अधिक हो जाता है। इसी को स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन टेंशन कहते हैं। क्यों होता है ये? जब लोड आगे बढ़ता है तो होल या नोच के कारण स्ट्रेस लाइन का रास्ता बदल जाता है। इन स्ट्रेस लाइन का घनत्व उस स्थान पर बढ़ जाता है। इस कारण लोकल स्ट्रेस एवरेज स्ट्रेस से कई गुना अधिक हो जाता है। जब प्लेट में बोल्ट लगाने के लिए होल बनाया जाता है तो होल के किनारों पर स्ट्रेस बढ़ जाता है।
एग्जाम्पल शाफ्ट विथ कीवे। कीवे बनाने के लिए शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल कमजोर हो जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द एशियन कर्व एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन प्रेडिक्टिंग मटेरियल फटिग बिहेवियर। ये आरजीपीवी मई 24 में पूछा है। यूनिट फर्स्ट का है। एशियन कर्व को स्ट्रेस नंबर ऑफ साइकिल कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशियन कर्व को स्ट्रेस नंबर ऑफ साइकिल कर्व भी कहते हैं। बताता है कि किसी मटेरियल पर अलग अलग स्ट्रेस लगाने पर वह कितने साइकिल तक बिना टूटे काम करेगा। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ साइकिल लॉग स्केल लिया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस मटेरियल की फटिग लाइफ पता चलती है। मशीन कंपोनेंट्स के डिज़ाइन में उपयोग होता है। सेफ स्ट्रेस लिमिट निर्धारित करने में मदद करता है। कंपोनेंट्स की लाइफ बढ़ाने में हेल्प होता है। एग्जाम में एशियन कर्व एक ग्राफ है जो स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल के बीच रिलेशन को शो करता है और मटेरियल की फटिग लाइफ को प्रेडिक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है। A components machine from a plate made of steel 45 C8 and S1 equal to 630 Newton meter square is so in is subjected to a completely reversed axial force of 50 kilonewton. The expected reliability is 90% and the factor of safety is 2. The size factor is 0.85. Determine the plate thickness T for infinite life if the notch sensitivity factor is 0.8। ये आरजीपीवी मई 24 में पूछा गया था। मतलब इस यूनिट में अभी तक देखे तो आरजीपीवी में 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके थे मई 24 में फर्स्ट यूनिट से। क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टील 45 C8 प्लेट पर कम्प्लीटली रिवर्स्ड एक्सियल लोड लग रहा है। साथ ही रिलायबिलिटी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, साइज फैक्टर और नोच सेंसिटिविटी दिए गए हैं। हम प्लेट थिकनेस टी फाइंड करनी है ताकि कंपोनेंट्स की इन्फिनिटी लाइफ हो। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? गिवन डाटा लिखिए, उसके बाद मटेरियल का इंड्योरेंस स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए, फिर साइज फैक्टर और रिलायबिलिटी फैक्टर अप्लाई करने के लिए करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट निकालिए। फिर नोच सेंसिटिविटी की हेल्प से फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KF कैलकुलेट कीजिए। फिर मॉडिफाइड गुडमैन इक्वेशन अप्लाई करके एलोवेबल स्ट्रेस निकालिए। न्यूमेरिकल में हमेशा गिवन डाटा, फॉर्मूला, कैलकुलेशन और फाइनल आंसर इसी सीक्वेंस में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 न्यूमेरिकल है। ए मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू ए फ्लेक्सुअल स्ट्रेस विच फ्लक्चुएट्स बिटवीन +300
मीटर न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर एंड माइनस 150 मीटर न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ according to modify Goodman relation, Soderberg relation. Take its strength 0.55 ultimate strength, endurance strength is equal to 0.5 ultimate strength and factor of safety 2। ये RGPV मई 24 में, मतलब कि 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 35 नंबर का यूनिट फर्स्ट से। मैं मशीन कंपोनेंट डिजाइन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। मशीन कंपोनेंट डिजाइन का अलग से वीडियो बनाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। इस न्यूमेरिकल में हमें मॉडिफाइड गुडमैन रिलेशन और सोडरबर्ग रिलेशन का यूज करके मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइंड करना है। इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, गिवन डाटा लिखिए, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मिनिमम स्ट्रेस नोट कीजिए, मेन स्ट्रेस और अल्टरनेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए। फिर पहले मॉडिफाई गुडमैन इक्वेशन अप्लाई करके अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए। फिर सोडरबर्ग इक्वेशन अप्लाई करके अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइंड कीजिए। दोनों आंसर कंपेयर कीजिए और फाइनल आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए होल ऑफ 20 mm diameter in a 5 mm thick plate with ultimate shear strength of 250 मेगा पास्कल। RGPV मई 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसका स्टेप सॉल्यूशन है। सबसे पहले गिवन डाटा डायमीटर d, प्लेट थिकनेस t और अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिखिए। पंचिंग फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। पंचिंग फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू टी इंटू में। अब क्वेश्चन में दिए हुए गए वैल्यू फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैलकुलेशन करके पंचिंग फोर्स का फाइनल आंसर निकल ही आएगा। पंचिंग फोर्स निकालने के लिए हमेशा शेयर्ड एरिया का यूज होता है। इस फॉर्मूले को एग्जाम के लिए ज़रूर याद रखें। शेयर्ड एरिया, शेयर्ड एरिया इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू टी, ये फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, गिवन सम मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये RGPV मई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कंपोनेंट की स्ट्रेंथ और फटीग लाइफ बढ़ जाती है। मेथड ऑफ रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन। पहला, शार्प कॉर्नर की जगह फिलेट रेडियस प्रोवाइड करिए। सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शनल से बचें और ग्रेजुअल चेंज रखिए। प्रॉपर डिजाइन और स्मूथ सरफेस फिनिश रखें। जहां पॉसिबल हो नोचेस और कीवे को अवॉइड करिए। ये मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो RGPV एग्जाम में पूछे गए हैं।
अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, एक्सप्लेन नोच सेंसिटिविटी। RGPV मई 2022 है, मतलब कि फर्स्ट यूनिट से सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं मशीन कंपोनेंट डिजाइन में। नोच सेंसिटिविटी का मतलब है कि किसी मटेरियल पर नोच, होल या ग्रूव का कितना इफेक्ट पड़ता है। अगर मटेरियल नोच की वजह से जल्दी फेल हो जाता है तो उसकी नोच सेंसिटिविटी हाई होती है, और अगर नोच का इफेक्ट कम होता है तो नोच सेंसिटिविटी लो होती है। फैक्टर इफेक्टिंग नोच सेंसिटिविटी, मटेरियल टाइप, नोच साइज, लोडिंग कंडीशन, टेम्परेचर। नोच सेंसिटिविटी बताती है कि नोच या ग्रूव की वजह से मटेरियल की फटिग स्ट्रेंथ कितनी रिड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT एक रेशियो है जो बताता है कि किसी कंपोनेंट्स में मैक्सिमम स्ट्रेस नॉमिनल स्ट्रेस से कितना ज़्यादा है। इसका फॉर्मूला होता है KT इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की फॉर्मूला है। जब कंपोनेंट्स में होल, नोच, कीवे या ग्रूव होता है तब उस जगह स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। इसी इंक्रीज को स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस है मशीन कंपोनेंट डिजाइन में यूज होता है, फटीग फेलर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, सेफ डिजाइन के लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिलैटरल एंड बिलैटरल टॉलरेंस। ये RGPV मई 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। टॉलरेंस का मतलब है कि परमिसिबल वेरिएशन इन द साइज ऑफ ए कंपोनेंट्स। यूनिलैटरल टॉलरेंस जब वेरिएशन सिर्फ एक साइड में एलोवेड होता है उसे यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 50 + 0.02 अपॉन 0 mm, यानी साइज 50 mm से बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं। बिलैटरल टॉलरेंस जब वेरिएबल दोनों साइड में एलो होता है उसे बिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 50 ± 0.02 mm, यानी साइज में 49.98 mm से 50.02 mm के बीच हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डनेस एंड टफनेस ऑफ मटेरियल। ये आरजीपी मई 22 में पूछा गया था। हार्डनेस का मतलब है किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस टू वियर, स्क्रैच और इंडिटेशन। जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतना मटेरियल घिसने या स्क्रैच होने से बचेगा। एग्जाम्पल टूल स्टील, डायमंड। और टफनेस का मतलब है किसी मटेरियल की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, यानी मतलब टूटने से पहले कितना शॉक या इम्पैक्ट लोड झेल सकता है। जैसे माइल्ड स्टील, एग्जाम्पल माइल्ड स्टील। इसका डिफरेंस है हार्डनेस का रजिस्ट टू वियर एंड स्क्रैच, टफनेस रजिस्ट टू शॉक एंड इम्पैक्ट। हार्डनेस टेस्ट ब्रेनन रॉकवेल। टफनेस टेस्ट टफनेस में शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है और हार्डनेस में वियर रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है लिस्ट सम फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन को प्रभावित करने वाले इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हैं स्ट्रेंथ, कंपोनेंट्स लोड को सेफ्टी विथ स्टैंड कर सके, स्टीफनेस, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मटेरियल सिलेक्शन, सूटेबल मटेरियल का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंस है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ डिजाइन के लिए प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी चूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंपोनेंट्स को आसानी से मैन्युफैक्चर किया जा सके, कॉस्ट, डिजाइन इकोनॉमिकल होना चाहिए, रिलायबिलिटी, कंपोनेंट्स की सर्विस लाइफ और परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन, टेम्परेचर, कोरोजन और वेरिएशन को ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एडेप्टिव डिजाइन एंड ऑप्टिमम डिजाइन। ये मई 22 से पूछा गया था। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। एडेप्टिव डिजाइन का मतलब है एग्जिस्टिंग डिजाइन में छोटे छोटे मॉडिफिकेशन करके नया डिजाइन बनाना, ये होता है एडेप्टिव डिजाइन। इसमें बेसिक डिजाइन सेम रहता है, सिर्फ साइज, शेप और डायमेंशन को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल एक मशीन का मॉडल अपग्रेड करना। ऑप्टिमम डिजाइन क्या होता है? ऑप्टिमम डिजाइन का मतलब है कि अवेलेबल रिसोर्स का बेस्ट यूज करके सबसे इफ़िशिएंट, इकोनॉमिकल और सेफ डिजाइन बनाना। इसका ऑब्जेक्टिव मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव करना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस कंसंट्रेशन, हाउ डू यू लाइक इट इनटू कंसिडरेशन इन केस ऑफ ए कंपोनेंट सब्जेक्ट टू डायनेमिक लोडिंग। सबसे पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब है कि मैं कई बार बता चुका हूँ आपको ये पिछले क्वेश्चन में ही, फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब है किसी कंपोनेंट्स के होल, नोच, कीवे या सडन चेंज की क्रॉस सेक्शनल के पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कंपोनेंट्स पर डायनामिक लोडिंग या फ्लक्चुएटिंग लोडिंग
लगता है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट और भी बढ़ जाता है। इसलिए डिजाइन करते समय फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KF को कंसीडर किया जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए फिलेट रेडियस प्रोवाइड करें, शार्प कॉर्नर अवॉइड करें, ग्रेजुअल चेंज इन सेक्शन रखिए, प्रॉपर मटेरियल और गुड सरफेस फिनिश यूज करिए। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। ए कोड drawn steel rod of circular cross sectional is subjected to a variable bending moment 565 न्यूटन मीटर to 1123 न्यूटन मीटर as the axial load varies from the 45 न्यूटन to 1350 न्यूटन 13050 न्यूटन। The maximum bending moment occur at the some instant that the axial load is maximum. Determine the required diameter of a rod for a factor of safety to neglect any stress concentration and column effect. Assume the following value. Ultimate strength दिया है 550 मेगापास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ दिया है 470 मेगापास्कल, साइज फैक्टर दिया है 0.85, सरफेस फिनिशिंग फैक्टर 0.39, करेक्शन फैक्टर 1.0 फॉर बेंडिंग। The endurance limit is reserved. Bending may be taken as one half the ultimate strength। RGPV मई 23 में। जितने भी न्यूमेरिकल हैं मैं सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से न्यूमेरिकल देख लेना। इस न्यूमेरिकल में कोल डाउन स्ट्रेन रोड दिया गया है जिस पर वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट और वेरिएबल लोड लग रहा है। हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 के लिए रिक्वायर्ड डायमीटर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए, फिर मेन बेंडिंग स्ट्रेस और अल्टरनेटिंग बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सॉल्यूशन देख लेना। अगला क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सोडरबर्ग इक्वेशन एंड स्टेट इट्स एप्लीकेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग। सोडरबर्ग इक्वेशन एक फटीग फेलियर थ्योरी है जो फ्लक्चुएटिंग लोड के अंडर मशीन कंपोनेंट्स को सेफ डिजाइन करने के लिए की जाती है। इस थ्योरी में यील्ड स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस लिमिट को कंसीडर किया जाता है। ये डिजाइन को ज़्यादा सेफ बनाती है। इसका एप्लीकेशन है शाफ्ट डिजाइन, स्प्रिंग डिजाइन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट। एप्लीकेशन में लिख दे रहा हूँ। एप्लीकेशन शाफ्ट डिजाइन, स्प्रिंग डिजाइन, अगला है क्रैंकशाफ्ट, फिर है
कनेक्टिंग रॉड। इसका एडवांटेज है सेफ डिजाइन प्रोवाइड करती है, फटीग फेलर से प्रोटेक्शन देती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में वाइडली यूज होती है। अब आते हैं यूनिट 2 में। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है RGPMI 24 में। ये सभी का मैं जितने भी न्यूमेरिकल में सभी के सॉल्यूशन का वीडियो दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फिर अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। क्लासीफाई की एक मशीन एलिमेंट है जो शाफ्ट और हब को कनेक्ट करता है और टॉर्क ट्रांसमिट करता है। क्लासीफाई ऑफ की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लासीफाई की सैंक की सबसे कॉमन की सबसे हब दोनों में फिट होती है। सेकेंड है सडन की सिर्फ हब में फिट होती है, शाफ्ट में की वे नहीं होता। राउंड की सर्कुलर शेप की होती है और लाइट वेट एप्लीकेशन में यूज होती है। अगला है स्पाइनीज की मल्टीपल की तरह काम करती है और लाइट पावर ट्रांसमिट के लिए यूज होती है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द फोर्स एक्टिंग ऑन ए की। RGPV में 22 में पूछा गया था। की का मेन फंक्शन है शाफ्ट से हब तक टॉर्क ट्रांसमिट करना। टॉर्क ट्रांसमिट करते समय की पर मेनली 2 फोर्स एक्ट करती है। फर्स्ट है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स की को शेयर करने की कोशिश करती है, इसलिए की को शेयर फेलर की अगेंस्ट डिजाइन किया जाता है। सेकेंड है क्रशिंग फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। ये फोर्स की और हब के कंटेंट सरफेस पर एक्ट करती है और की को क्रश करने की कोशिश करती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला है शेयर फोर्स, सेकेंड है क्रशिंग फोर्स या इसी को बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। की का मेन फंक्शन है शाफ्ट से हब तक टॉर्क ट्रांसमिट करना होता है। टॉर्क ट्रांसमिट करते समय की पर 2 फोर्स लगती है, शेयर फोर्स और क्रशिंग फोर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई ए होलो शाफ्ट हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस देन ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ इक्वल वेट। RGPV में क्वेश्चन पूछा गया था। होलो शाफ्ट की स्ट्रेंथ और स्टिफनेस सॉलिड शाफ्ट से ज़्यादा होती है अगर दोनों का वेट सेम हो।
रीजन होलो शाफ्ट में मटेरियल आउटर सरफेस पर ज़्यादा होता है जहाँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्ट करता है। इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे ज़्यादा होता है। ये सेम वेट में ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है। इसकी टॉर्सनल स्टिफनेस भी ज़्यादा होती है। हाई स्पीड और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में होलो शाफ्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल ड्राइव शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, एयरक्राफ्ट शाफ्ट। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट स्टेट when the two terms are used in design of shaft। RGPV मई 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। जब शाफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क के साथ एक्ट करता है तब डिजाइन को इजी बनाने के लिए इक्विवेलेंट मोमेंट यूज किया जाता है। पहला है इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। ये एक ऐसा टॉर्क है जो शाफ्ट पर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होता है। यूज शाफ्ट को शेयर स्ट्रेस के बेसिक पर डिजाइन करने के लिए। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ये एक ऐसा बेंडिंग मोमेंट है जो कंबाइंड लोड का इफेक्ट शो करता है। इसका यूज है शाफ्ट को बेंडिंग स्ट्रेस के बेसिक पर डिजाइन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में 45 mm डायमीटर शाफ्ट और प्रोपेलर की दी गई है। हमें मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क के लिए रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ की फाइंड करनी है। इस न्यूमेरिकल में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 के लिए यूज किया जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ नीचे स्केच द टाइप ऑफ वेरियस शाफ्ट कपलिंग maintaining the use of each type। शाफ्ट कपलिंग एक मशीन एलिमेंट है जो दो शाफ्ट को कनेक्ट करता है और पावर ट्रांसमिट करता है। शाफ्ट कपलिंग एक मशीन एलिमेंट है जो दो शाफ्ट को कनेक्ट करता है। टाइप ऑफ शाफ्ट कपलिंग है, मैं यहाँ टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग लिख दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग फर्स्ट है मफ कपलिंग, सेकेंड है फ्लेंज कपलिंग, और थर्ड है बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग। बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग। और फोर्थ है ओल्डहम कपलिंग। अब देखते हैं ये क्या है। मफ कपलिंग सिंपल और रिजिड कपलिंग है। लाइट और मीडियम ड्यूटी एप्लीकेशन में यूज होता है। फ्लेंज कपलिंग दो फ्लेंज को बोल्ट से कनेक्ट किया जाता है। हैवी पावर ट्रांसमिट के लिए यूज होता है। बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग है। शॉक और वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करती है। थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट
को एलाउ करती है। ओल्डहम कपलिंग पैरेलल मिसअलाइनमेंट वाले शाफ्ट के लिए यूज होता है। इसका एप्लीकेशन है पंप्स, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, गियर बॉक्स एप्लीकेशन। पहला है पंप्स, सेकंड है इलेक्ट्रिक मोटर, थर्ड है गियर बॉक्सेस और फोर्थ है कंप्रेसर्स। अब बात करते हैं नंबर 3 स्प्रिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन स्प्रिंग आर इन कंसिडरेबल लेस यूज देन द कंप्रेशन स्प्रिंग वाई। RGP मई में क्वेश्चन पूछा गया था। स्प्रिंग एक्सटेंशन स्प्रिंग और कंप्रेशन स्प्रिंग दोनों लोड को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कंप्रेशन स्प्रिंग का यूज ज़्यादा होता है। रीजन एक्सपेंशन स्प्रिंग में हुक एंड होते हैं जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। हुक के पास फेलर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। कंप्रेशन स्प्रिंग की स्ट्रेंथ और सर्विस लाइफ ज़्यादा होती है। कंप्रेशन स्प्रिंग को मैन्युफैक्चरर और मेंटेन करना आसान होता है, इसलिए ऑटोमोबाइल, मशीन और इंडस्ट्री एप्लीकेशन में कंप्रेशन स्प्रिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल में सॉल्व करके सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्लोज कॉइल एंड ओपन कॉइल स्प्रिंग। क्लोज कॉइल स्प्रिंग, इसमें कॉइल एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। हेलिक्स एंगल बहुत छोटा होता है। मेनली एक्सियल लोड को रजिस्ट करता है। कंप्रेशन और टेंशन एप्लीकेशन में यूज होता है। ओपन स्प्रिंग, इसमें कॉइल के बीच गैप होता है। हेलिक्स एंगल थोड़ा होता है। एक्सियल लोड के साथ बेंडिंग और ट्विस्टिंग भी होती है। व्हाट इज इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग? इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि किसी मशीन के पार्ट्स को इतनी एक्यूरेसी से मैन्युफैक्चर किया जाए कि एक ही टाइप का पार्ट्स बिना मशीनिंग या फिटिंग के दूसरी मशीन में भी फिट हो जाए। इसका एडवांटेज है असेंबली फास्ट होती है, रिपेयर और मेंटेनेंस आसान हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, मास प्रोडक्शन पॉसिबल होता है, टाइम की बचत होती है बहुत। एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मशीन टूल, ऑटोमोबाइल इंजन, कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्प्रिंग का बैलेंस डिजाइन करना है जो 0 से 1000 न्यूटन तक लोड मेजर करे। साथ ही इसके लेंथ, केसिंग डायमीटर और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया गया है हमें
स्प्रिंग डिजाइन और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरहाउलिंग ऑफ स्क्रू। ओवरहाउलिंग ऑफ स्क्रू का मतलब है कि लोड अपने आप नीचे आने लगे बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ये तब होता है जब हेलिक्स एंगल फ्रिक्शन एंगल से बड़ा होता है। इस कंडीशन में स्क्रू सेल्फ लॉकिंग नहीं होता और लोड ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है। इसका एप्लीकेशन है, स्क्रू जैक, पावर स्क्रू, लिफ्टिंग मशीन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्रेड एंड वेयर इट इज नेसेसरी। सेल्फ लॉकिंग का मतलब है कि लोड अपने आप नीचे न आए, यानी स्क्रू बिना एक्सटर्नल फोर्स के रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट ना हो। ये तब होता है जब फ्रिक्शन एंगल हेलिक्स एंगल से बड़ा होता है। फ्रिक्शन एंगल हेलिक्स एंगल से बड़ा होता है। फ्रिक्शन एंगल हेलिक्स एंगल। इसका एप्लीकेशन है, स्क्रू जैक, बेंच वाइज, सी क्लैंप, लिफ्टिंग मशीन, प्रेस मशीन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्क्वायर थ्रेड्स प्रेफरेबल टू वी थ्रेड फॉर पावर ट्रांसमिशन। स्क्वायर थ्रेड को पावर ट्रांसमिट करने के लिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम होता है। रीजन फ्रिक्शन कम होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, पावर लॉस कम होता है, हैवी लोड को इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, वियर भी कंपेरेबिलिटी कम होता है। इसका एप्लीकेशन है, स्क्रू जैक, पावर स्क्रू, प्रेस मशीन, वाई। अगला क्वेश्चन है, शो द एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू इज लेस देन 50%। सेल्फ लॉकिंग स्क्रू वो स्क्रू होता है जिसमें लोड अपने आप नीचे नहीं आता, सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन होती है। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। इसमें भी ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 24 में पूछा गया था। और सेकंड है, कंपेयर द कंस्ट्रक्ट द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ रोप बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। रोप ब्रेक का इसका एडवांटेज होता है, हैवी लोड के लिए सूटेबल, हाई ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, और बैंड ब्रेक सिंपल डिजाइन, लो कॉस्ट और इजी मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर द प्रेफरेंस ऑफ ए रोप बैंड और ब्रेकिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स ऑन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड गिवन द एक्सपांशन फॉर मीन रेडियस इन बोथ द केसेस। RGP भी 23 में पूछा गया था क्वेश्चन।
ये अगला क्वेश्चन है, सिंपल प्लेट क्लच इफेक्टिव ऑन बोथ साइड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 25 किलोवाट एट द 3000 RPM. डिटरमाइन द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ फ्रिक्शनल सरफेस इफ द coefficient of friction 0.255 ratio of diameter is 1.25 and the maximum pressure is not to exceed 0.1 Newton meter square. Also determine the axial thrust to be provided by spring assuming the theory of uniform bear. ये 23 में पूछा गया था। ये जितने सारे भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं सभी का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। What is the self-energizing brake? When brake becomes self-locking, सेल्फ-एनर्जिंग ब्रेक जब फ्रिक्शन फोर्स ब्रेकिंग एक्शन में हेल्प करती है और ब्रेक लगने के लिए कम एफर्ट लगता है, उसे सेल्फ-एनर्जिंग ब्रेक कहते हैं। सेल्फ लॉकिंग ब्रेक जब ब्रेक फ्रिक्शन की वजह से बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाइड पोजीशन में ही रहे, उस सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कहते हैं। इसका एडवांटेज है ड्राइवर इफेक्ट, एफर्ट कम होता है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, स्मूथ ब्रेकिंग मिलती है। अगला क्वेश्चन है बैंड ब्रेक। ये न्यूमेरिकल दिया हो, इसका भी मैं सॉल्यूशन करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का। ये जनरल बेयरिंग ये सब भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल 2024 में पूछा गया था और सेकंड वाला भी 24 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द डायनामिक लोड कैपेसिटी ऑफ रोलिंग बेयरिंग। ये मई 2024 में पूछा गया था। व्हाट आर बेयरिंग क्लासिफाइड। ये मई 22 में पूछा गया था। व्हाट इज ए जनरल बेयरिंग लिस्ट एनी टू एप्लीकेशन। ये मई 22 में पूछा गया था। इसमें से दो क्वेश्चन मई 22 में पूछे गए हैं। लिस्ट द इम्पोर्टेंस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज गुड बेयरिंग मटेरियल एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। ये मई में पूछा गया था। ये 7वां क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये मई 23 में पूछा गया। सारे क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला है व्हाट आर द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, डिस्कस देयर एडवांटेज ओवर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ए राइट ए ब्रीफ नोट ऑन फैक्टर इफेक्टिंग द लाइफ ऑफ ए बेयरिंग। अगला क्वेश्चन है ए बॉल बेयरिंग सब्जेक्टेड टू ए रेडियल लोड ऑफ 5 kN इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लाइफ ऑफ 8000 आवर्स एट द 1400 RPM with the reliability of 90%. Calculate the dynamic load capacity of bearing so that it can be selected from the manufacturer catalog based on the reliability of 90%. RGB भी 23 में पूछा गया था क्वेश्चन। इतने भी सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं 3 साल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिट वाइज, मैंने सभी क्वेश्चन बता दिया है। अगर ये सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।